जय हिंद दोस्तों। जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम जीके के महत्वपूर्ण 20 वन लाइनर प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं कि 20 वन लाइनर प्रश्न और उत्तर क्या क्या हैं। बिना देर किए अध्ययन करते हैं और आप सभी लगातार कमेंट में बने ही रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर और हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे हम खाने के इस्तेमाल में करते हैं। इसमें खाने का सोडा भी कहते हैं। और इस प्रकार बेकिंग सोडा के साथ साथ धोवन सोडा आता है, जिसे हम कपड़े से वगैरह साफ़ करने में और कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो वो धोवन सोडा होता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। लेकिन बेकिंग सोडा में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि सोडियम इसका बाइकार्बोनेट नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टेन संख्या के लिए किसी यौगिक का न्यूनतम मान होता है। तो ऑक्टेन संख्या के लिए किसी यौगिक के लिए न्यूनतम मान जो है n हेप्टेन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रदूषक हैं। तो मोटर कार के धुएं से जो होते हैं रोग जो फैलते हैं, मानसिक रोग जो होते हैं वाले, उसका प्रदूषक का नाम जो है पीबी है, जिसे लेड कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है। तो यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा के आधार पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं कि एथाइन एक उदाहरण है। एथाइन जो एक है त्रिअबंध वाले यौगिक का उदाहरण है। उसी तरह से एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर अपने अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है। तो मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उनको ऊर्जा बहुत अधिक मिलती है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12, विटामिन जो बहुत प्रकार के होते हैं उसमें विटामिन B12 जो कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। तो इसमें कोबाल्ट धातु आयन उपस्थित रहता है। 49 नंबर देखेंगे, कंकाल की मांसपेशियों के अनुमानित जो संख्या होता है वो क्या होता है। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो होता है 700 होता है, मतलब 700 होता है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। आगे देखेंगे, जो है रैंड किस देश की मुद्रा है। तो हमारे विश्व भर में बहुत सारे देश है, तो इस देश में उसके अनुसार से उसके मुद्रा भी अलग अलग है। तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फलाने देश का जो मुद्रा है क्या है, फलाने देश का मुद्रा ये मुद्रा कौन से देश का है। तो रैंड जो किस देश की मुद्रा है, तो शायद दोस्तों आप जानते होंगे कि नामीबिया एक देश है, उस देश का जो मुद्रा है वहाँ पे मुद्रा जो है रैंड चलता है। ठीक है, तो रैंड जो है नामीबिया देश की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है, ठीक है, जो अफ्रीका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को। देखिए बराबर इस तरह के सवाल आते रहेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग मशीन, अलग अलग यंत्र बनाए गए हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को जो है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से सिस्मोलॉजी होता है, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी, उस तरह से भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। दोनों में अंतर कोई खास नहीं है, सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी। चलिए, तो इस तरह बहुत सारे अंतर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे गैसों का दाब मापने के लिए और सारा चीज़ को मापने के लिए बहुत सारा चीज़, ओडोमीटर और बहुत सारा चीज़ है। तो ये अध्ययन करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्सालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। तो लेटराइट है। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है। तो लेटराइट प्रवृत्ति कहते हैं उसे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है। तो कोई भी नदी घाटी जो है चौड़ा होने का कारण क्या है। तो पार्श्विक अपर्दन है। अपर्दन के पश्चात ही नदी का जो है पानी के प्रवाह के चलते नदी की अपर्दन होता है और उसके कारण नदी में जो है चौड़ाई उसकी बढ़ जाती है। भूक्षरण होता है, ज़मीन का जो है वो बहाव होता है, अपर्दन होता है, कटता है बहाव के कारण, उसके कारण
नदी के चौड़ा होने का कारण यही है, पार्श्विक अपरदन। आगे बढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे कि वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो बहुत सारे नियम बनाए हैं और उस नियम के अंतर्गत उस स्थान को एक विशेष नाम दिया गया। तो यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र जो बनाए गए हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो उस क्षेत्र को जो अभय वन कहा जाता है और अलग अलग प्रकार के 3 क्षेत्र को बांटा जाता है इस तरह से, आरक्षित, अनारक्षित और अवर्गीकृत। तो इस तरह से आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं उसको अभय वन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ कृषि भूमि को या तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है या तो किया जाता है। तो कृषि भूमि को हम बात करेंगे तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की भूमि, तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऊन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे बहुत प्रकार के उपयोग में आते हैं। तो विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चाइना है, जो बहुत सारा ऊन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल वाला महासागर जो है वो प्रशांत महासागर। और दूसरे दृष्टि से देखेंगे तो यह महासागर जो विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। तो इसमें 2 सवाल आपके बन जाएंगे, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले और आपके सबसे गहरे जो है क्षेत्रफल वाले, सबसे गहरे महासागर वाले। तो पृथ्वी के ये जो 2 फैक्ट वाले महासागर बन जाएंगे प्रशांत महासागर। 49 में देखेंगे, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का जो है पता कब चला था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ओजोन छिद्र होने का कारण बहुत सारे पशु पक्षियों जीवों में जो बीमारियों का जो दौर चला है, जो ओजोन छिद्र में होने का कारण जो सूर्य से आने वाली विकिरण, परावैंगनी विकिरण आती है, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारी फैलती है। तो अंटार्कटिका के ऊपर भी ओजोन छिद्र का पता जो चला था और 1985 ईस्वी में चला था कि ओजोन छिद्र है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है, जीवों में अलग अलग प्रकार के रोग का उत्पादन हो रहा है। सबसे अंतिम प्रश्न देखेंगे कि थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म जो है उष्मा का यूनिट है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह और लाएंगे आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक, जैसा डिमांड रहेगा वैकल्पिक या तो वन लाइनर, उस तरह से लाने का प्रयास करेंगे। तो लगातार इसे बने रहिए और आप सभी अपना अध्ययन करते रहिए ताकि अपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर सकें और एक दूसरे को जो है प्रोत्साहन का मौका दे सकें। तो धन्यवाद। आप सभी इसी तरह अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।